नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आप सबकी सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज सीटेट के अंतर्गत मैथ पेडागॉजी की चौथी क्लास है, जिसमें हम लोग सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स को पढ़ेंगे। यहाँ से आपको 1 नंबर के प्रश्न मिल जाएंगे और उसके बाद मैथ पेडागॉजी चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर 2, जैसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कुछ टाइप में करवाऊँगा। जैसे जिन पियाजी से एक प्रश्न आता है, उसके बाद भिन्न की संकल्पना से एक प्रश्न आते हैं। एक एक टाइप के मैं आज एक एक प्रश्न करवा दूंगा, जिसमें आपके सारे मैथ पेडागॉजी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद एक वीडियो और आएगी, उसके बाद मैथ पेडागॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप लोग वहीं पे जुड़ जाइए। उसके बाद मैं ऑनलाइन वाले जितने भी पेपर पूछे गए हैं 2018 से लेके अब तक, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी, मैं सबको कवर करवा दूंगा। इसके बाद मैथ में आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। आप लोग मैथ में 30 में 28 से 29 नंबर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, सांख्यिकी है क्या, यानी स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन ही सांख्यिकी कहलाता है। तो जो संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन होता है, इसी को हम लोग सांख्यिकी कहलाता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है आंकड़ों के प्रकार। तो आंकड़ों के प्रकार में बात की जाए तो पहला प्रकार होता है प्राथमिक आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं, जब कोई व्यक्ति खुद आंकड़े प्राप्त करता है, उसको हम लोग प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने की विधि कहते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद आंकड़ा प्राप्त करता है तो उसी को हम लोग प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने की विधि कहते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने की जो विधि होती है, पहला होता है इसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तीसरा होता है स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त करना, चौथा होता है प्रश्नावली भरवाकर, उसके बाद पांचवा होता है प्रगणकों द्वारा सूची भरवाना। तो जो प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने की विधियां होती हैं, पहला होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तीसरा होता है स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त करना, चौथा होता है प्रश्नावली भरवाकर प्रगणकों द्वारा सूचना भरवाना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं। तो इन आंकड़ों को सरकार द्वारा भविष्य की योजनाओं के निर्माण के प्रयोग में लाया जाता है। तो द्वितीय आंकड़े जो होते हैं, इन आंकड़ों में सरकार द्वारा भविष्य की योजनाओं के निर्माण के प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि यह पहले प्रकाशित या अप्रकाशित हो चुके होते हैं। इसको हम लोग द्वितीय आंकड़े कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंकड़ों को प्राप्त करने की विधियों में बात की जाए तो पहली विधियां होती हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, दूसरी होती है सरकारी प्रकाशन, तीसरी होती है अर्ध संस्थाओं का प्रकाशन, चौथी होती है व्यापारी संस्थाओं का प्रकाशन, पांचवी होती है पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। तो अब हम कुछ टाइप देखते हैं, जहाँ से आपको पेपर में हर बार 1 नंबर के प्रश्न बनेगा। आप इसको स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ से आपको मैथ पेडागॉजी में 3 से 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। इसको डबल स्टार ले लीजिएगा, जितने टाइप करवा दूंगा यहाँ से आपको 1 नंबर के प्रश्न जरूर मिलेंगे पेपर में। तो पहला टाइप है अभिगृहित क्या होता है, यानी एक्सियम क्या होता है। तो इसमें जो होता है, ऐसे स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिगृहित कहते हैं, यानी एक्सियम कहते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के, जैसे मान लीजिए -2 बराबर -4 होगा, तो इसको किसी प्रूफ की ज़रूरत है, ये तो सबको पता है ना। 2 + 2 बराबर 4 होता है, तो इसको किसी प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। स्टेटमेंट तो पहले से सच है ना, कि 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। तो या तो पहले से स्टेटमेंट प्रूफ है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत है नहीं है ना, तो इसी को हम लोग अभिगृहित कहते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के, उसको हम लोग अभिगृहित कहते हैं। जैसे 2 + 2 बराबर 4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा होता है कंजेक्टर। इसमें होता है ऐसे स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है। तो ऐसे स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत हो, उसको हम लोग कंजेक्टर बोलते हैं। तो जिस भी स्टेटमेंट को सच साबित करने के लिए हमें प्रूफ की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग कंजेक्टर बोलते हैं। उसके बाद अगला आता है थ्योरम, यानी प्रमेय क्या होता है। जब कंजक्शन को प्रूव कर दिया जाता है तो वह थ्योरम कहलाता है। जब कंजक्शन को प्रूव कर दिया जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरम कहते हैं या प्रमेय कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक सवाल देखते हैं।
तो सवाल है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अपगृहीत प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, अपगृहीत विशेष प्रमेय है, अपगृहीत परिभाषाएं हैं, या अपगृहीत को सिद्ध करने में पर वह प्रमेय बन जाता है। तो बताइए इसमें कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपगृहीत परिभाषाएं हैं। ये सब परिभाषाएं हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला टाइप यहाँ से आता है। इस टाइप से भी आपको 1 नंबर का प्रश्न हर बार पेपर में मिलता है। इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, 1/2, 1/3, 1/4 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले मूर्त यानी कॉन्क्रीट चीज़ें लेनी होती है, फिर उस चीज़ के बारे में बताएंगे, फिर उसको दिखाएंगे यानी डिमोस्ट्रेट करेंगे। उसके बाद चौथा होता है अंत में उसका चिन्ह यानी सिंबल बताएंगे। तो भिन्न की संकल्पना को समझाने के लिए सबसे पहले मूर्त कॉन्क्रीट चीज़ें लेनी होती है, फिर उस चीज़ के बारे में हम बताएंगे, फिर उसको दिखाएंगे, उसके बाद अंत में उसका चिन्ह या सिंबल बताएंगे। आइए यहाँ से प्रश्न देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थी को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। सबसे पहले चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया जाता है, फिर आधे का चिन्ह लिखता है, फिर बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। चौथा है कहानी या शब्दों में प्रयोग में आधा प्रदर्शित करता है। तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणी क्रम अनुसरण करना चाहिए। तो बताइए आप लोग। विकल्प ए दिया गया है CADB, विकल्प बी CDAB, विकल्प सी ABCD, विकल्प डी BACD। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया ऊपर, सबसे पहले मूर्त चीज़ें लेनी होगी। सबसे पहले मूर्त चीज़ें लेनी होगी तो मूर्त चीज़ों में क्या होगा, सबसे पहले बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करना होगा। तो पहला, तीसरा वाला पहला हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, कहानी ये शब्दों। उसके बाद दूसरा क्या बताया मैंने, दूसरा बताया फिर उस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित कर लेंगे। उसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर चित्र दिखाएंगे जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया हो, और अंत में आधे का चिन्ह दिखा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत सारे मूर्त पदार्थों को दिखाएंगे, तो यह पहला हो जाएगा। उसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करेंगे, दूसरा हो जाएगा, चौथा वाला। उसके बाद हम लोग चित्र दिखाएंगे, तीसरा हो जाएगा। फिर आधे के चिन्ह को हम दिखाएंगे। तो यानी 1 2 4 3 हो जाएगा ना। तो मतलब कौन सा हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 हो, यानी CDA और B, यानी इसका विकल्प 2 सही हो जाएगा, CDAB। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मूर्त चीज़ों को आधे में विभाजित करेंगे, फिर उसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चित्र दिखाएंगे जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया हो, अंत में आधे का चिन्ह हम लोग लिखते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं फिल्म की संकल्पना में समझाना। तो आप लोग समझ गए होंगे, जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो उसमें सबसे पहले आप लोग मूर्त चीज़ें लेनी होती है, फिर उस चीज़ के बारे में बताएंगे, फिर उसको दिखाएंगे, अंत में उसका चिन्ह बताएंगे। तो अब मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब पेपर में यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग मापन देखते हैं। एक टाइप मापन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, यहाँ से जितने भी टॉपिक करा रहा हूँ सब में आपको 1 नंबर का प्रश्न हर बार हर सेशन में मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा इसको। अब अगला है प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सी श्रेणी क्रम उत्तम होगी। यानी हम लोग को प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सी श्रेणी उत्तम होगी। सबसे पहले हम लोग तुलना करेंगे या अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना है, उसके बाद प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। दूसरा विकल्प है तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना। उसके बाद अगला है, तीसरा है विकल्प प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना एवं तुलना करना। बताइए कौन सा सही हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो जब भी हम लोग इसको करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद पहले हम लोग प्रमाणिक मापों का प्रयोग थोड़ी करेंगे, पहले अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करेंगे। मैंने बच्चों को सोच के बताने के इतना बड़ा है प्रमाणिक, उसके बाद प्रमाणिक इकाई स्टैंडर्ड मेजरमेंट का उपयोग करेंगे और अंत में प्रमाणिक इकाई को विकसित करेंगे। हम लोग पहले हम लोग बच्चों को डायरेक्ट थोड़ी प्रमाणिक माप दे देंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर
इतना 1 किलोमीटर बराबर इतना मीटर होता है, ऐसे बताएंगे बच्चे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना। पहले बच्चों को हम लोग तुलना करना सिखाएंगे। तुलना करना जब बच्चे सीख जाएंगे तो अप्रामाणिक मापों का उपयोग करेंगे। हाँ, जैसे पहले लोग करते थे, इतना बड़ा होगा, ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड मापों का प्रयोग करेंगे, यानी प्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे। अंत में प्रमाणिक इकाइयों को हम लोग विकसित कर देंगे। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले तो सब आप लोग इसका विकल्प 2 सही हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद प्रमाणिक मापों का उपयोग करना होता है, उसके बाद प्रमाणिक मापों का उपयोग करना होता है, अंत में प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना होता है। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। अब जब पेपर में आपको मापन से ऐसे प्रश्न मिलेंगे आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अब जिन पियाजे का मैथ, यहाँ से भी आपको 1 नंबर के प्रश्न पेपर में हर बार मिलते हैं। आप लोग इसको स्टार लगा लीजिएगा, पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो जिन पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याएं, बच्चा जो होता है सबसे पहले संख्याएं नंबर का संरक्षण करता है, उस करना सीखता है, उसके बाद लंबाई का संरक्षण, फिर वजन का और अंत में वॉल्यूम का। तो जिन पियाजे के अनुसार जो बच्चा होता है सबसे पहले संख्याओं का संरक्षण करना सीखता है, उसके बाद लंबाई का संरक्षण करना सीखता है, फिर वजन का और अंत में वॉल्यूम का संरक्षण करना सीखता है। वहीं कन्वर्जेशन प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। तो जिन पियाजे ने कन्वर्जेशनल प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। चलिए, अब हम लोग एक प्रश्न देखते हैं। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। तो पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानना है। सबसे पहले लंबाई में संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। तो लंबाई में संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। उसके बाद दूसरा है भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। उसके बाद तीसरा है आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण के पहले आती है। उसके बाद चौथा है भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण के समझ से पहले आती है। बताइए आप लोग क्या होगा, कौन सा होगा? मैंने क्या बताया? जिन पियाजे के साथ बच्चा सबसे पहले संख्याओं का संरक्षण करना सीखता है, उसके बाद लंबाई का संरक्षण, उसके बाद वजन का और अंत में वॉल्यूम का। तो इस हिसाब से पहले भार के संरक्षण की समझ आएगी, उसके बाद आयतन के संरक्षण से पहले आती है। यानी भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। इसमें यही विकल्प आपका सही हो जाएगा, दूसरा। चलिए, एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग। शोएब कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाइयाँ होती हैं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार शोएब चरण पर है। तो शोएब कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोण का योग 180 डिग्री होता है कि अमूर्त प्रमाणों को समझने में उसे कठिनाइयाँ होती हैं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार शोएब किस चरण में है, यानी वह कौन सी अवस्था में है, आपको बताना है। आप लोग बताइए कौन सी अवस्था हो जाएगी? तो मूर्त अवस्था हो जाएगी ना। तो इसमें मूर्त अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। जब कक्षा 5 में पढ़ता है और विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज के कोणों के योग में अमूर्त प्रमाण को समझने में कठिनाइयाँ होती है ना। तो अमूर्त को नहीं समझ पा रहा है तो मूर्त में ही होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। तो एक बार हम इसका क्विक रिविजन फिर से कर लेते हैं। यहाँ से आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो गए होंगे, इतना आप लोग समझ गए। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? सांख्यिकी पढ़ा, यानी संख्यात्मक आंकड़ों का व्यक्तिगत अध्ययन सांख्यिकी कहलाता है। उसके बाद आंकड़ों के प्रकार में हम लोगों ने देखा प्राथमिक आंकड़े। जब कोई व्यक्ति खुद आंकड़े प्राप्त करता है उसको हम लोग प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने की विधियाँ जो होती हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट रूरल इन्वेस्टिगेशन, स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त करना, प्रश्नावली भरवाकर प्रगणकों द्वारा सूची भरवाना। द्वितीय आंकड़े में आता है, इन आंकड़ों को सरकार द्वारा भविष्य की योजनाओं के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि यह पहले प्रकाशित या अप्रकाशित हो चुके होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा द्वितीय आंकड़ों को प्राप्त करने की विधियाँ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी संस्थाओं का प्रकाशन, व्यापारी संस्थाओं का प्रकाशन, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। उसके बाद हम लोगों ने कुछ टाइप देखे जहाँ से पेपर में आपको हर बार 1 नंबर का प्रश्न मिलता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा अपग्रेड, ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के, जैसे 2 + 2 = 4 होता है, इसको हम लोग अपग्रेड कहेंगे। यानी ऐसे स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ को हम लोग अपग्रेड कहते हैं। उसके बाद हम लोग कंजेक्टर देखा, ऐसे स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने की प्रूफ की ज़रूरत होती है, इनको हम लोग कंजेक्टर बोलते हैं। उसके बाद थ्योरम यानी हम लोग प्रमेय देखे, जब कंजेक्टर को प्रूव कर दिया जाता है तो वह थ्योरम कहलाता है।
उसके बाद हम लोगों ने प्रश्न देखे अपग्रेड से। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा टाइप देखा भिन्न की संकल्पना, यानी 1/2, 1/3, 1/4 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इसमें सबसे पहले मूर्त यानी कॉन्क्रीट चीज़ें लेनी होती है, फिर उस चीज़ के बारे में बताना होता है, फिर उसको दिखाना होता है और अंत में उसका चिन्ह बताना होता है। तो उसके बाद हम लोगों ने मापन से संबंधित सुना। तो मापन संबंधित जब भी आए सबसे पहले हम लोग को तुलना करना होता है, फिर अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना होता है, फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग करना होता है, उसके बाद प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना होता है। उसके बाद हम लोगों ने जिन पियाजे का मैथ देखा। तो जिन पियाजे के मैथ में जिन पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले क्या होता है, संख्याओं का संरक्षण करना सीखता है, उसके बाद लंबाई का संरक्षण करना सीखता है, फिर वजन का संरक्षण करना सीखता है और अंत में वॉल्यूम का संरक्षण करना सीखता है। और इन्होंने ही कन्वर्सेशनल प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। उसके बाद आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी सेशन में। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।